फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों, ये मॉडल पेपर हम लोग हिंदी का सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, 2025 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोगों को 2025 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, समय दोस्तों आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें से 15 मिनट केवल आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। दोस्तों, पूर्णांक 70 का होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन दोस्तों कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, जो हमें OMR शीट में फिल करने होते हैं। और दोस्तों, OMR शीट को किससे हम लोग फिल करेंगे? नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से करना है। दोस्तों, क्या करना है? बाल पॉइंट पेन ही प्रयोग करना है। आप लोगों को जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं। और दोस्तों, क्या दिया गया है कि व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, क्या करना है? इसमें हम लोग व्हाइटनर या रेजर का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। और दोस्तों, खंड आ में करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो दिए गए हैं। बहुविकल्पी दोस्तों श्रृंखला जो है, इन बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके कौन कौन से आंसर जो है वो सही होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, दिया गया है कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। दोस्तों, क्या दिया गया है कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो दोस्तों, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? क्या प्रेमचंद जी थे, बाबू गुलाब राय जी थे, इला चंद्र जोशी जी थे, या फिर जयशंकर प्रसाद जी थे? तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट करें, या फिर आप अपनी नोटबुक में लिखते रहिए कि क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यानी हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, यानी 15 सेकंड के अंदर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या होंगे। तो दोस्तों, हंस पत्रिका का जो है प्रथम संपादक कौन थे? यानी प्रेमचंद जी थे, गुलाब राय थे, इलाचंद जोशी थे, या फिर जयशंकर प्रसाद थे। तो फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है। तो दोस्तों, जो हंस पत्रिका थी, उसके जो प्रथम संपादक थे वो थे मुंशी प्रेमचंद जी। दोस्तों, कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। और दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादक कब किया था? तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था 1930 से लेकर 1936 तक। ये इस पत्रिका के संपादक रहे थे। फ्रेंड्स, क्या है, जो मुंशी प्रेमचंद थे वो हंस पत्रिका के दोस्तों क्या थे, 1930 से लेकर 1936 तक उसके क्या रहे थे? संपादक रहे थे। और दोस्तों, ये किस काल की बात है? तो दोस्तों, ये है शुक्ल युग की बात। क्या है दोस्तों? ये शुक्ल युग की बात है। अब आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दिया गया है दूसरा। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? दोस्तों, क्या दिया गया है? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो दोस्तों, देख लेते हैं कि भाई शुक्ल युग का प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो ऑप्शन में दिया गया है, रांगे राघव है क्या? बी नंबर में दोस्तों दिया गया धर्मवीर भारती है क्या? सी ऑप्शन में दिया गया भगवती चरण वर्मा है क्या? या डी ऑप्शन में दिया गया मन्नू भंडारी है? तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। कमेंट करके दोस्तों बताने का प्रयास करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चों के लिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है? दूसरा है दोस्तों कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? रांगे राघव हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, या फिर मन्नू भंडारी हैं? तो अब आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। दोस्तों, शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो दोस्तों वैसे तो अगर बात की जाए कि शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो दोस्तों वो कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी। दोस्तों, क्योंकि इन्होंने गबन और गोदान जैसे इतने महान उपन्यास दिए हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कहीं पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है प्रेमचंद का। तो दोस्तों, जब ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो फिर दोस्तों हमें कोई दूसरा ऑप्शन तलाशना है। तो फ्रेंड्स, शुक्ल युग के मुंशी प्रेमचंद के अलावा जो शुक्ल युग का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, वो है धर्मवीर भारती। और दोस्तों, धर्मवीर भारती की जो रचना है प्रसिद्ध, वो कौन सी है? तो दोस्तों, वो रचना है उनकी ठेले पर हिमालय। दोस्तों, क्या है? ठेले पर हिमालय या भारत भारती। तो अब आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नील का निर्माण फिर दोस्तों क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर तीसरा है फ्रेंड्स कि नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? या क्या यह कहानी विधा है, आत्मकथा है, उपन्यासकार है, या फिर ये निबंध है? तो दोस्तों, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आइए देख लेते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कि नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है भाई? कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, या फिर निबंध है? तो अब आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि नील का निर्माण फिर दोस्तों जो विधा है वो विधा है आत्मकथा। दोस्तों, क्या है ये? यह है एक आत्मकथा
कथा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख नंबर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है चौथा, और दोस्तों लिखा है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। दोस्तों क्या है? चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है। तो दोस्तों चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव हैं, रामविलास शर्मा हैं, प्रभाकर माचवे हैं, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे और कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चों के लिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है। तो दोस्तों चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है राजेंद्र यादव। दोस्तों कौन है? राजेंद्र यादव जी हैं इस इंटरव्यू को दोस्तों लेखक हैं, यानी चेखव एक इंटरव्यू जो है इसके लेखक है राजेंद्र यादव। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं। दोस्तों क्या कह रहा है कि भाई ध्रुव स्वामी जो है उसके उस नाटक के जो नाटककार हैं दोस्तों वो कौन है? तो फ्रेंड्स ध्रुव स्वामी के नाटककार जो है वो क्या प्रेमचंद हैं, या हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या रामकुमार वर्मा जी हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। ध्रुव स्वामिनी, तो दोस्तों ध्रुव स्वामिनी किस कवि की रचना है ये आप लोगों को बताना है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हैशटैग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए बी सी या फिर डी की इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। या दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग अंत में समझेंगे कि अंत में जानेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, या आप लोगों को यदि पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6वां है दोस्तों। कह रहा है कि रीतिकाल की रचना है। दोस्तों क्या कह रहा है कि रीतिकाल की रचना है। तो दोस्तों हमें रीतिकाल की रचना देखनी है कौन सी है। क्या रामचरितमानस है? तो दोस्तों रामचरितमानस तो भक्ति काल में हुआ था। दोस्तों प्रियप्रवास है, ये दोस्तों क्या है, ये बहुत बड़ा एक काव्य है। वहीं दोस्तों प्रेम माधुरी की बात करते हैं। फिर बात करते हैं रामचंद्रिका की। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट आंसर क्या होगा कि रीतिकाल की रचना कौन है? रामचरितमानस है क्या, प्रियप्रवास है क्या, प्रेम माधुरी है क्या, या रामचंद्रिका है? तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें का जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बन जाएगा रामचंद्रिका। दोस्तों क्या बन जाएगा? रामचंद्रिका। यानी क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। और दोस्तों रामचंद्रिका जो है ये रचना कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी 1601 में। कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? 1601 में ये रचना प्रकाशित हुई थी। रीतकाल की रचना है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है। तो दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या 1919 है, या दोस्तों खा नंबर दिया गया है 1943 है, या दोस्तों गा नंबर दिया गया 1953 है, या दोस्तों घा नंबर दिया गया 1942 है। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा भाई, कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो दोस्तों जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो फ्रेंड्स उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा खा नंबर, यानी 1943। तो दोस्तों तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन है वो हुआ है 1943 में। और दोस्तों तार सप्तक का दोस्तों प्रकाशन किया किसने है, इसके प्रकाशक कौन है? तो दोस्तों इसके प्रकाशक जो है उनका नाम क्या है तार सप्तक का? दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं तार सप्तक के प्रकाशक। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और दोस्तों यहाँ पर गलती से 777 हो गया है, 8 नहीं हो पाया है। इसके लिए दोस्तों आप लोग समझते रहिए कि ये पॉइंट जो है वो 8 ही दिया गया है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि लोकायतन के रचनाकार हैं। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं क्या, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा जी हैं? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें और इसका राइट आंसर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों देख लेते हैं कि लोकायतन के जो रचनाकार हैं फ्रेंड्स वो कौन है। तो दोस्तों वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है फ्रेंड्स? सुमित्रा नंदन पंत जी। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों दिया गया है कि बहुरी अकेला, क्या कह रहा है बच्चों, बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों बहुरी अकेला के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं क्या, या केदारनाथ सिंह हैं,
या गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, या फिर नरेंद्र शर्मा जी हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है भाई, कि बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं, केदारनाथ सिंह हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, या फिर नरेंद्र शर्मा जी हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो बहुरी अकेला है इसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। कौन है बच्चों? अशोक वाजपेयी। और दोस्तों यदि अशोक वाजपेयी ऑप्शन में ना दिया हो तो फिर आप लोग किससे लगाएंगे? तो दोस्तों अशोक वाजपेयी के अलावा और इसके रचनाकार दोस्तों कौन है? इसकी रचनाकार हैं दोस्तों मालती जोशी। कौन है फ्रेंड्स? मालती जोशी। तो दोस्तों यदि यहाँ पर अशोक वाजपेयी नहीं दिया होता तो दोस्तों हम लोग किस पर ट्रिक करते? मालती जोशी पर। लेकिन दोस्तों दो में से कोई एक दिया होगा। यदि अशोक वाजपेयी दिया गया होगा बहुरी अकेला के साथ तो मालती जोशी नहीं दिया होगा, और यदि मालती जोशी दिया होगा तो फिर अशोक वाजपेयी नहीं दिया होगा। दोस्तों एक ऑप्शन ही दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बन रहा है 10वां, कह रहा कि रीतिकाल की समयावधि क्या है? दोस्तों क्या कह रहा है कि रीतिकाल की समयावधि क्या है, यानी रीतिकाल कब से कब तक माना जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीतिकाल कब से कब तक माना जाता है। क्या सन 1600 से 1616 तक माना जाता है, या सन 1800 से 1818 तक माना जाता है, या सन 1643 से 1843 तक माना जाता है, या सन 1616 से लेकर 1632 ईस्वी तक माना जाता है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। यदि थोड़ा सा भी दिमाग आप लोग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से ज्ञात कर जाओगे। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, बी, या फिर सी, या फिर डी। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, कि रीतिकाल की समयावधि क्या है। तो दोस्तों जो रीतिकाल की समयावधि है वो है सन 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक। दोस्तों क्या है, सन 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक का जो समय है वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, वो कहलाता है रीतिकाल के अंतर्गत। और दोस्तों रीतिकाल के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि कभी कभी पूछ देता है कि रीतिकाल की प्रवृत्तियां क्या होती हैं। तो दोस्तों रीतिकाल की प्रवृत्तियां क्या होती हैं, यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा। फ्रेंड्स आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि रीतिकाल की प्रवृत्तियां दोस्तों पूछ देता है एग्जाम में। तो दोस्तों रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती है, और दोस्तों श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि रीतिकाल से संबंधित कोई दो ऐसे लेखकों के नाम बताइए दोस्तों। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं दोस्तों, एक तो दोस्तों आ जाता है चंद्रबरदाई, दूसरे दोस्तों कौन है, बिहारी जी आ जाते हैं रीतिकाल से संबंधित, भूषण आ जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह के ये कवि हैं जो रीतिकाल से संबंधित है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, कह रहा हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा। क्या भय होगा? दोस्तों भय का मतलब होता है जब हम किसी चीज से डर जाते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग कहीं जा रहे हो और दोस्तों आप लोगों के दिमाग में कोई भूत प्रेत की कहानी आ जाए तो क्या होगा, डर जाएंगे। तो वो होता है दोस्तों भय। विस्मय दोस्तों क्या होता है, विस्मय होता है जब से कोई अजब अनोखी चीज देख ली जाए। जैसे हम कहीं पर दोस्तों, आप लोग कहीं पर कहीं से जा रहे हो और कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ जाए, कोई ऐसा दोस्तों आपको इंसान दिखाई पड़ जाए जिसका दोस्तों क्या हो, पीछे की ओर मुंह लगा हो, तो आप क्या हो जाएगा, विस्मित हो जाएंगे, आप एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो वो दोस्तों होता है विस्मय। फिर दोस्तों क्या है, उत्साह। तो फ्रेंड्स उत्साह क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हो शादी ब्याह की पार्टी में, और दोस्तों आपको कहीं रास्ते में 50 रुपए पड़े मिल जाए तो आप क्या हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे, उछल पड़ेंगे। फिर दोस्तों हास क्या होता है, तो हास मीन्स होता है दोस्तों हंसी। हास मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, हंसी होती है। यानी हंसी ये कहाँ से आती है फ्रेंड्स, यानी किसी व्यक्ति की वस्तु या वेशभूषा को देखकर जब हमें हंसी आ जाए। दोस्तों क्या है, किसी व्यक्ति की वेशभूषा देखकर यदि हमें हंसी आ जाए तो फ्रेंड्स क्या होता है, वहां पर हासरस होता है। तो फ्रेंड्स हासरस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हासरस का तो स्थायी भाव बन जाएगा हास यानी कि हंसी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर यानी हंसी आ जाएगा दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया है, कह रहा जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए। दोस्तों जहां उपमेय की किसी उपमान के साथ समानता की जाए, दोस्तों जहां उपमेय की किसी उपमान के साथ में समानता की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। क्या वहां पर रूपक अलंकार होता है, क्या वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्या वहां पर उपमा अलंकार होता है, या वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो दोस्तों हम लोगों को देखना है कि उपमेय में उपमान की दोस्तों क्या है, जहां उपमेय में उपमान की गुण धर्म के आधार पर व्याख्या की जाए तो दोस्तों वहां क्या होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। 22 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, 36 मात्राएं होती हैं, या फिर 12 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं रोला छंद में? तो फ्रेंड्स रोला छंद में जैसा कि आप लोग जानते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 22 मात्राएं होती हैं, 24 होती हैं, 36 होती हैं, या फिर 12 मात्राएं होती हैं। 15 सेकंड का समय है सभी बच्चों के साथ। और दोस्तों आप लोग बहुत ही सावधानी के साथ ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि दोस्तों हो सकता है 2025 के दोस्तों जो 24 तारीख का पेपर है उसमें भी कोई ना कोई इससे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स बहुत ही केयरफुल तरीके से पूरा पेपर हल करेंगे और दोस्तों अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रोला छंद में दोस्तों कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों ये इसमें दोस्तों क्या है, 4 चरण होते हैं। और दोस्तों क्या है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। और दोस्तों कैसे होती हैं, यानी फ्रेंड्स क्या है कि सम पार्ट में और विषम पार्ट में 11-11 होती हैं, यानी पहले और तीसरे में दोस्तों क्या है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मिलकर कितनी हो जाती हैं, 24 मात्राएं हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख नंबर, यानी 24 मात्राएं होती हैं। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां दोस्तों दिया गया है, क्या पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों अन उपसर्ग है क्या, या केवल आ उपसर्ग है? दोस्तों उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द में आगे जुड़कर उस शब्द का दोस्तों अर्थ बदल देते हैं। तो अब इसलिए हम लोग दोस्तों अनु से जब हम लोग केवल आ अलग हटाएंगे तो आगे बचा हुआ शब्द क्या हो जाएगा, बचा हुआ शब्द दोस्तों बचेगा नुग्रह। और नुग्रह कोई शब्द है क्या? तो फ्रेंड्स बोलोगे कि नुग्रह कोई शब्द ही नहीं है। तो दोस्तों जब नुग्रह कोई शब्द नहीं है तो क्या हम जो हटाएंगे, अनु हटाएंगे। तो दोस्तों अनु जब हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो ग्रह बचेगा। तो फ्रेंड्स बस यही हो जाएगा, यानी अनु हटा देंगे तो ग्रह बचेगा, और अनु जोड़ देंगे तो अनुग्रह हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ग ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर 100% दे पाएंगे। कह रहा फ्रेंड्स, कह रहा परीक्षा कब से है। बताओ बच्चों, परीक्षा आप लोगों की कब से है, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में कि परीक्षा कब से है। कैसा वाक्य है, क्या इच्छावाचक वाक्य है, या प्रश्नवाचक वाक्य है, या संकेतवाचक वाक्य है, या विधानवाचक वाक्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आप लोग बना पाए तो फिर क्या बना पाएंगे। दोस्तों क्या क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है कि परीक्षा कब से है। अब कई बच्चे जो हैं वो सोच रहे होंगे कि परीक्षा जो है वो 24 फरवरी से है, ऐसे लिख देंगे कि जो परीक्षा है वो 24 फरवरी 2025 से है। बता देंगे भैया ये आंसर हो गया। लो बच्चों ये आंसर नहीं है कि 24 फरवरी 2025। फिर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर दोस्तों ये 4 दिए गए हैं, ए बी सी या फिर डी। इसमें से हमें पहचानना है कौन सा आंसर सही है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि परीक्षा कब से है। तो दोस्तों हम लोगों को बताया गया है कि जब किसी वाक्य के बीच में, फ्रेंड्स क्या है, जब किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, दोस्तों क्या है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, किसको, किसने, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, वो वाक्य कैसा होता है, वो वाक्य हो जाता है प्रश्नवाचक, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी इंग्लिश में दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और हिंदी में क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पर जब कब आया है तो ये कब क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन मीन्स कब, या हाउ लॉन्ग यानी कब से। तो दोस्तों कैसा शब्द बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रश्नवाचक शब्द। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा गा नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये जो सेंटेंस दिया गया है कि परीक्षा कब से है, ये दोस्तों वाक्य है प्रश्नवाचक। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा कि पंचवटी में कौन सा समास है। फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि भैया पंचवटी में कौन सा समास है, क्या कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है। तो सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या बनने वाला है। पंचवटी में कौन सा समास है भाई, कर्मधारय समास होगा क्या, द्वंद्व समास होगा क्या, द्विगु समास होगा क्या, या फिर तत्पुरुष समास होगा।
तो सभी फ्रेंड्स जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा भाई। तो दोस्तों पंचवटी में कौन सा समास बनेगा। तो दोस्तों पंचवटी में बनेगा द्विगु समास। अब दोस्तों द्विगु समास की हम लोग खासियत समझ लेते हैं, इसकी क्वालिटी समझ लेते हैं। तो दोस्तों द्विगु समास का क्या होता है, जिसका पहला पद दोस्तों क्या है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो। फ्रेंड्स क्या है, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वह दोस्तों शब्द क्या कहलाता है, उसमें कौन सा समास होता है, उसमें होता है द्विगु समास। जैसे दोस्तों क्या दिया गया है, पंचवटी। दोस्तों क्या है, यानी पंच लिखा, पंच मीन्स पांच। अब दोस्तों इसी तरीके से ये लिख दिया जाए त्रिभुज, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, त्रिभुज। तो त्रिभुज में कौन सा समास बन जाएगा, द्विगु। जैसे दोस्तों अगला एग्जाम्पल दे दिया जाए कि चौराहा। दोस्तों क्या बना दिया जाए, चौराहा लिख दिया जाए। तो दोस्तों चौराहा में क्या हो जाएगा, दोस्तों चौराहा में भी द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि कहा जाए दशानन, दोस्तों क्या कहा जाए, दशानन कहा जाए, तो इसमें भी क्या है, 10 जुड़ा है, तो दोस्तों ये भी कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें से पहला पद संख्यावाची हो, उसमें कौन सा समास होता है, तो दोस्तों उसमें होता है द्विगु समास। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो है वो बन जाएगा सी नंबर, यानी ग ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया कि सूरज का तत्सम क्या है। दोस्तों सूरज का तत्सम यानी सूर्य है क्या, दिनकर है क्या, सूरज सूरज है क्या, या फिर प्रकाश है। तो दोस्तों सूरज का सबसे एकदम सिंपल सटीक तरीका क्या है, तो सभी बच्चे पहचान जाएंगे, बिल्कुल एकदम इजी ऑप्शन है। सूर्य होगा क्या, दिनकर होगा क्या, सूरज होगा क्या, यानी सूरज। दोस्तों क्या है, बूढ़े बूढ़े जो दादी और दादा होते हैं वो क्या कहते हैं, सूरज को सूरज कहते हैं, सूरज। दोस्तों वही लिखा है सूरज, या प्रकाश कहा जाता है। तो दोस्तों सूरज का जो तत्सम होगा वो बन जाएगा सूर्य। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, सूरज का तत्सम जो है वो बनेगा सूर्य बनेगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि रोहन ने दिनेश को, भाई गजब की बात है, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। काहे से मारा है, डंडे से मारा है। तो दोस्तों पूछ रहा कि वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, वाच्य हमें पहचानना है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स क्या कर्तवाच्य है, यानी क्या कर्म कर्ता प्रधान है, या दोस्तों दूसरा दिया गया कर्मवाच्य, क्या कर्म प्रधान है, या दोस्तों सी नंबर दिया गया भाववाच्य, या इसकी भावना प्रधान है, या दोस्तों घ नंबर दिया गया है कि ये मिश्रित है, डी ऑप्शन यानी कि मिश्र वाक्य है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य जुड़े हुए हैं, तो ये मिश्रित बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया क्या बनेगा। तो दोस्तों हम लोग कैसे पहचानते हैं, दोस्तों कर्तवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाए। दोस्तों कर्म क्या होता है, जिसमें कर्म के अनुसार सहायक क्रिया लगाई जाए। तो दोस्तों इसमें कर्म क्या है, यानी रोहन ने दिनेश को। अब दोस्तों यदि रोहन के हिसाब से लिखते तो क्या लिखते हैं कि रोहन दिनेश को डंडे मारता है। दोस्तों क्या है, रोहन दिनेश को डंडे मारता है, इस तरीके से होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या इसके द्वारा प्रयोग किया गया, दिनेश के द्वारा प्रयोग की गई है क्रिया, यानी रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। दोस्तों क्या है, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। और दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कर्ता ने कर्म को, दोस्तों क्या है, कर्ता ने, यानी जहां पर ने आ जाए, यदि रोहन के अनुसार बनता तो यहाँ पर क्या कर्तवाच हो जाता। दिनेश को यानी कर्म को, दोस्तों जहां पर को हो जाए इसका मतलब क्या है, कर्मवाच्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खा नंबर, यानी कर्मवाच्य वाक्य है। दोस्तों 18 का दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, कर्मवाच्य वाक्य है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19। तो दोस्तों 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तस्य शब्द की विभक्ति एवं वचन लिखिए। दोस्तों क्या कह रहा है कि तस्य शब्द की विभक्ति और वचन लिखिए। तो दोस्तों का ऑप्शन दिया गया है द्वितीय विभक्ति एक वचन, खा दिया गया है तृतीय विभक्ति बहुवचन, और गा नंबर दिया गया है षष्ठी विभक्ति एक वचन, वहीं दोस्तों घा नंबर दिया गया पंचमी विभक्ति एक वचन। तो जल्दी से बच्चों सभी लोग पहचानेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का दोस्तों प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर, किस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तस्य शब्द की विभक्ति और वचन क्या है, क्या यह द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, या पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का कोई भी राइट आंसर नहीं है। दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन का कोई भी राइट आंसर नहीं है। दोस्तों क्यों नहीं है, क्योंकि तृतीया विभक्ति तो सही है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बहुवचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तस्य लिखा है। तस्य होता यदि तो बहुवचन हो जाता, लेकिन दोस्तों तस्य लिखा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए भैया एक वचन।
क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक वचन होना चाहिए, यानी तृतीया विभक्ति एक वचन। ये दोस्तों आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, लिखने में क्वेश्चन का आंसर लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। एक वचन की जगह बहुवचन लिख गया है और बहुवचन की जगह एक वचन लिख गया है। तो दोस्तों आप लोग इस गलती को थोड़ा नजरअंदाज करें और इस क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से समझें कि तत् शब्द की विभक्ति और वचन है, तो दोस्तों ये तृतीया विभक्ति है और एक वचन इसका करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर बहुवचन हमें कट कर देना है और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखना है, एक वचन, एक वचन। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर। क्या बनेगा बच्चों, खा नंबर, यानी तृतीया विभक्ति एक वचन। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 की ओर। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। क्या है फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण शब्द को पहचानिए। तो क्या है दोस्तों, प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है राधा, तीसरा ऑप्शन है रमेश और चौथा ऑप्शन है घा यानी कि पेड़। तो दोस्तों इसमें क्रिया विशेषण क्या है, यानी क्रिया की क्या विशेषता है। दोस्तों विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। केवल विशेषण क्या होते हैं, जो कर्ता और दोस्तों यानी जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो केवल विशेषण होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जल्दी से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बी या फिर ए बी सी डी, या में कौन सा दोस्तों सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने इस आंसर की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा का नंबर, यानी कि प्रतिदिन। दोस्तों क्या है, प्रतिदिन, यही इसका राइट आंसर होगा। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं गद्यांश की ओर, यानी किस तरह से गद्य और पद दोस्तों दिए जाते हैं एग्जाम में। उन एग्जाम में दोस्तों हमें किस तरीके से गद्य और पद के आंसर छाटने होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देखेंगे और इन्हें समझेंगे और समझने के बाद दोस्तों इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, कौन सा पैसेज दोस्तों दिया गया है। फ्रेंड्स दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों क्या दिया गया है दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस दोस्तों इस पेज का आप लोग क्या करेंगे, साथ में स्क्रीनशॉट ले लेंगे और दोस्तों स्क्रीनशॉट को बाद में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्या दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो दोस्तों इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग पहचानेंगे। उसके बाद दोस्तों अथवा दिया गया है, दूसरा वाला ऑप्शन भी हम लोग करेंगे दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन में क्या है दोस्तों, दूसरे ऑप्शन में है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं। दोस्तों ये दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आगे क्या है कि छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा जाता हूँ, वाक किसने कहा और क्यों कहा। तो दोस्तों इसका भी आप लोग साथ में स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों क्या दिया गया है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों संदर्भ कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोस्तों, हिंदी के दोस्तों क्या है कि पद्य खंड से, दोस्तों क्या है हिंदी के काव्य खंड लिखेंगे या तो पद्य खंड लिखेंगे, हिंदी के काव्य खंड के दोस्तों कौन से उससे लिया गया है, झांसी की रानी की समाधि से लिया गया है और इसकी कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। फिर दोस्तों कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर दोस्तों कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसमें किया गया झांसी की रानी की, यानी झांसी की रानी दोस्तों जो थी जिसका जिनके बचपन का नाम था मनु, और उनके बाद में दोस्तों क्या था, सुभद्रा कुमारी चौहान उनका भी नाम था। तो दोस्तों क्या है, पद्यांश में उनकी ही वीरता का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद में क्या है देख लेते हैं कि किलकत कान घुटरुन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब करिमय धावत। दोस्तों इसका भी क्या करना है, हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो दोस्तों इसका भी आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद में इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं खंड खा की ओर और दोस्तों देख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताया गया था, इसमें क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में किसी दोस्तों एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है।
तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग उनके संदर्भ व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों का नंबर में दिया गया है तस्ता वार्ताम श्रुत्वा च चतुर ग्रामीणा अकथयत। दोस्तों उसके बाद में दूसरा दिया गया है अथवा में वाराणसी सुविख्याता नगरी। दोस्तों क्या है, वाराणसी एक सुप्रसिद्ध विख्यात नगरी है। ये दोस्तों गंगा नदी, गंगा के तट के दोस्तों किनारे यानी गंगा नदी के किनारे सलिल यानी कि सुंदर और स्वच्छ जल के किनारे बसी हुई है। इसका भी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों संस्कृत में अनुवाद कैसे करना होता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका भी क्या लिखते हैं, संदर्भ यानी प्रस्तुत संस्कृत खंड। संस्कृत दोस्तों गद्य है तो गद्य लिखेंगे, पद्य है तो पद्य लिखेंगे। दोस्तों तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के दोस्तों क्या है, वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य खंड में वाराणसी नगरी की दोस्तों क्या है, विशेषता बताई गई है। उसके बाद दोस्तों अनुवाद हेडिंग डालेंगे और पूरी इसकी दोस्तों क्या है, अनुवाद लिख देंगे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24वें की ओर। तो दोस्तों क्या है, इसमें 2 श्लोक दिए गए हैं दोस्तों। तो इन श्लोकों का हमें क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। उसके बाद दोस्तों क्या है, 25वें नंबर पर क्या है, इन स्वपठित गद्यांश के रूप में ज्योति जवाहर की कथा वस्तु लिखनी है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26वें में क्या करना है कि निम्नलिखित लेखक में किसी एक का जीवन परिचय दोस्तों किसका लिखना है, जयशंकर प्रसाद का लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखना है, भगवत शरण उपाध्याय का, यानी 3 में से किसी एक का लिखना है। दोस्तों वही कवियों की बात करते हैं तो तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और बिहारी लाल जी का लिखना है। दोस्तों जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या करना है दोस्तों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। वहीं फ्रेंड्स देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे। दोस्तों उसके बाद में देखना है कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की कमी की ओर ध्यान दिलाने हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। गणित शिक्षक के विज्ञापित पद हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। फिर दोस्तों हमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2-2 नंबर के आते हैं दोस्तों। अलकचंद्रा का आसीत चंद्रशेखरा स्वनाम किम किम अकथयत या सुखानाम उत्तम किम स्यात्। दोस्तों इनके भी हमें क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर हमें अच्छे से तैयार करने हैं। फिर दोस्तों क्या है, भारतीय संस्कृति का संगम स्थलीय अस्ति। तो दोस्तों ये तो हमें भी इसका आंसर पता है कि भारतीय संस्कृति दोस्तों क्या है, वाराणसी संगम स्थलीय अस्ति। कुत्र मरणम मंगलम भवति। दोस्तों कहाँ पर मरना मंगल माना जाता है, वाराणसी में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कितने नंबर का, 7 नंबर का। तो फ्रेंड्स निबंध आप लोग सबसे बाद में करेंगे और कम से कम दोस्तों 2 या 2.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आया किसमें है, जीवन में विज्ञान का महत्व, ये भी इजी है। विद्यार्थी और अनुशासन, ये और ज़्यादा इजी है। वनों से लाभ, ये तो बिल्कुल आसान है। देश प्रेम, ये तो बिल्कुल एकदम हलवा पूड़ी है दोस्तों। उसके बाद में आतंकवाद कारण और निवारण, तो ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए भैया कि अपने देश में कितना आतंकवाद बढ़ रहा है, किस तरीके से हम कारण कर सकते हैं और किस तरीके से हम निवारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी का पूरा पेपर जो है 2024 का था। और दोस्तों जो 2025 में भी आने वाला है उस के बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने चेक कर लिया है। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग वीडियो और चैनल के साथ में, और इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। दोस्तों आप लोगों का हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाई गई है। और दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई तैयारी में, नए किसी दोस्तों क्या है मॉडल पेपर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद। और फ्रेंड्स सभी लोग इस जो भी मॉडल पेपर आप लोगों को दिखाया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद में इस पूरे मॉडल पेपर को एक बार सॉल्व जरूर करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को सभी जितने भी छात्र हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की।